हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो टेस्ट सीरीज का आज 5वां वीडियो है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है केवल, ठीक है, जो बीपीएससी को टारगेट करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 105 नंबर तक क्वेश्चन कराया जा चुका है और आज हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन टाइम में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बीपीएससी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए मैं सोची पहले आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री करवा दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर प्रीवियस का क्वेश्चन भी करवा दूँगी, ठीक है। तो उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 106 नंबर क्वेश्चन? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने ये टिप्पणी की थी? क्या टिप्पणी की थी? कि भारतीय शासक और प्रमुख उस तूफान के ब्रेक वाटर के रूप में कार्य कर रहे थे जो अन्यथा हमें एक बड़ी लहर में बहा ले जाता। तो ये किसका कथन था? ये था लॉर्ड कैनिंग का कथन। किसका था? लॉर्ड कैनिंग का। 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। और ये रियलिटी है कि उस टाइम अगर कुछ भारतीय शासक, जमींदार, कुछ ज़मींदार, सारे नहीं, कुछ ज़मींदार और कुछ भारतीय शासक, देसी रियासत के या फिर ऐसे भी शासक लोग अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करते तो अंग्रेज़ को बोरिया बिस्तर बांध के उसी समय जाना होता भारत से। लेकिन भारतीयों की, कुछ भारतीयों की सहायता के कारण ही ये लोग उतना टाइम तक भारत पे शासन कर पाए थे। इसीलिए ये कथन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। खुद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, अगर इन लोगों ने साथ नहीं देता तो मैं इस लहर में बह जाता, ठीक है। तो आइए लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कुछ देख लेते हैं। अगर लॉर्ड कैनिंग की शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1856 से 1863 तक था। कब से कब तक था? 1856 से 1862 तक था, 63 तक नहीं, ठीक है। इसके शासनकाल में क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि देखिए, जैसे 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामिस्टन था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय पामिस्टन था और भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। कैनिंग के काल में 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया का शासन भारत में प्रारंभ हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1854 के वुड द्वारा प्रेषित पत्र की सिफारिशों के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। किसके शासनकाल में? तो कैनिंग के शासनकाल में ही, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में नोटों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत में नोटों का, किसका? नोट का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो नोट का प्रचलन जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही किया गया था, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दिया था और कमी करके भारत में नोटों का प्रचलन किया था। 1861 में प्रसिद्ध भारतीय काउंसिल अधिनियम स्वीकृति हुआ था। किसके टाइम में स्वीकृत हुआ था? इसी के टाइम में। और इन्हीं के काल में कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में किया गया था, ठीक है। इलाहाबाद में कब किया गया था हाईकोर्ट का स्थापना? तो 1866 में किया गया था। कब किया गया था? 1866 में, ठीक है। इसी के शासनकाल में 500 से अधिक आय पर आयकर लगा दिया गया था, यानी कि इनकम टैक्स लगाता है। जिसकी इनकम 500 से अधिक है उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कब से? तो इसी के शासनकाल से, ठीक है। किसके शासनकाल से? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से, ठीक है। और इसी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आइए देखते हैं कर्जन के शासनकाल में। कर्जन का शासनकाल क्यों महत्वपूर्ण है? तो कर्जन का शासनकाल बंगाल विभाजन के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? बंगाल विभाजन के लिए। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। इसके काल में ही एक अकाल आयोग की भी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अकाल आयोग की भी स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किसके शासनकाल में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और इसी के शासनकाल में मैनक्रीफ
क्या नाम है, स्कॉट मनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी स्थापना किया गया था। किसका, सिंचाई आयोग का स्थापना किसकी अध्यक्षता में, तो मनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर किसके नेतृत्व में, 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। क्योंकि जितना हो रहा है अब मैं इसीलिए पहले ही बता दी कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था, 1899 से 1905 तक, ठीक है। और इसके शासनकाल में ही थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग भी गठित किया गया था तथा इसी के सिफारिश पे 1904 में रैले अधिनियम मतलब 1902 में जो विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, इसी की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा विश्वविद्यालय अधिनियम, रैले विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। लेकिन गठन कब हुआ था इसका, तो गठन हुआ था 1902 में, विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1902 में। और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था, तो ये 1904 में हुआ था, ठीक है। कर्जन ने वर्ष 1904 में एक सहकारी उदार समिति अधिनियम भी पारित किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सहकारी उदार समिति अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो ये भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था, ठीक है। और पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान भी खोला गया था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। अगर रिपन की बात की जाए तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो 1880 से 1884 तक है, ठीक है। और इसी के शासनकाल में प्रथम वास्तविक जनगणना हुआ था। हालांकि जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हो गया था। 1872 में सर्वप्रथम भारत में जनगणना हुआ था। कब हुआ था, 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था। लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से और पूरे भारत में जनगणना नहीं हुआ था। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम बार वास्तविक और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना हुआ था। और उसी टाइम से 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ हो गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होना प्रारंभ हुआ था ना, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, ठीक है। इसके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया था, इसी के शासनकाल में लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। कब समाप्त किया था, 1882 में। और इसे लॉर्ड लीटन ने लागू कब किया था, तो 1878 में लागू किया गया था, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर लॉर्ड डफरिन की बात की जाए तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, पहले तो आप ये जान लीजिए कि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक है, 1884 1888 तक है। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को लगता होगा ना मैम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर दे रही है, लेकिन आप लोगों को मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर देती हूँ क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी, तो ये हुई थी लाहौर की संधि के तहत। किस संधि के तहत, लाहौर के संधि के तहत हुई थी समाप्ति, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ कब से कब तक था, 1846 से 1848 तक, नहीं सॉरी 1845 से 1846 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 1845 से 46 तक हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848 से 1849 तक। और 1849 में फाइनली पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। किसका हिस्सा बना लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा पंजाब कब बना था, 1849 में बना था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम में महिलाओं के कार्य घंटे को विनियमित करने वाले प्रावधान पहली बार किस वर्ष शामिल किए गए थे, कब शामिल किए गए थे, 1891 में शामिल किए गए थे, ठीक है। कब किए गए थे, 1891 में। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय फैक्ट्री अधिनियम लाया कब गया था, तो प्रथम भारतीय फैक्ट्री अधिनियम या प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था। किसके शासनकाल में, तो रिपन के शासनकाल में लाया गया था। किसके शासनकाल में लाया गया था, रिपन के शासनकाल में। लेकिन सेकेंड यानी कि दूसरा कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था, लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में, सॉरी लेंसडाउन था उसका नाम, लेंसडाउन के शासनकाल में द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया गया था, ठीक है।
प्रथम कारखाना अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम स्पेशली बच्चों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों से संबंधित बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए लाया गया था। ठीक है, अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो आइए देख लेते हैं। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर नियुक्त करने की मनाही की गई थी। सोचिए उस टाइम कितनी दयनीय स्थिति थी कि 7 वर्ष से कम के भी बच्चे काम करते थे। जब 1881 में नियम लाया गया तब इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि 7 साल से कम एज के बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या था? बच्चों के लिए कार्य के घंटे प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे निर्धारित किए गए थे, यानी कि 7 साल के बच्चे भी 9 घंटे तक कार्य कर सकते थे अधिकतम। बच्चों को प्रति माह 4 अवकाश देने की व्यवस्था की गई थी। खतरनाक मशीनों को उचित रूप से घेर कर सुरक्षित करना अनिवार्य किया गया था। ये प्रथम कारखाना अधिनियम का प्रावधान बता रहे हैं। ठीक है, यह पहला फैक्ट्री अधिनियम था जिसने आगे आने वाले श्रमिक कानूनों की नींव रखी। इस अधिनियम ने शशि बनर्जी और नारायण मेघाजी लोखंडे जैसे भारतीय बुद्धिजीवियों की उन मांगों को भी पूरा किया जिन्होंने श्रमिक कल्याण के लिए प्रयास किए और विभिन्न कदम उठाए थे। ठीक है, और दूसरा कारखाना अधिनियम तो मैं बता ही दी 1891 में लाया गया था, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई थी। और ये किसके शासनकाल में लाया गया था? लेस्डाउन के शासनकाल में लाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1866 में। कब हुई थी? 1866 में दारुल उलूम की स्थापना हुई थी। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद आंदोलन का केंद्र क्या था? आइए देखते हैं। देवबंद आंदोलन का केंद्र इस्लामी विद्वानों को प्रशिक्षित करने और रूढ़िवादी इस्लामी शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने के लिए 1866 में सहारनपुर जिले यूपी में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? सहारनपुर जिले उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इस्लामी विद्वानों को प्रशिक्षित करने और रूढ़िवादी इस्लामी शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देवबंद आंदोलन से आइए कुछ और महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर देवबंद आंदोलन की बात की जाए तो किसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था मोहम्मद कासिम ननोतवी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये एक प्रकार का रूढ़िवादी मुस्लिम आंदोलन था। इस आंदोलन को उलेमाओं के द्वारा नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? उलेमाओं के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य तो मैं बताइए और क्या था? तो कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, 1888 में इन्होंने सैयद अहमद खान के खिलाफ फतवा जारी किया था। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, किसने? देवबंद आंदोलन ने 1888 में सैयद अहमद खान के खिलाफ फतवा जारी किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मणचे कसब पुस्तक से संबंधित है? तो कौन है इससे संबंधित? ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले। ब्राह्मणचे कसब का मतलब क्या होता है? तो ब्राह्मणचे कसब का मतलब होता है ब्राह्मणों का पेशा। क्या होता है? ब्राह्मणों का पेशा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणे कसब का पुस्तक क्यों लिखा? ये पुस्तक, इनका वाक्य क्या था? वीडियो शायद बंद हो गया था कि क्या? किसके द्वारा स्थापना किया गया था ब्राह्मणचे कसब पुस्तक की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, मे भी शायद बंद हो गया था ना क्या, कि इनका मेन मकसद था कि ये धार्मिक और सामाजिक संस्थानों पर ब्राह्मणों के वर्चस्व की आलोचना करने के लिए इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, यह पुस्तक जो है कविता के रूप में लिखी गई थी ताकि कुंभी, माली आदि जैसी पिछड़ी जातियों में जागरूकता फैलाई जा सके और ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया जा सके कि वे इन लोगों को शिक्षित करें ताकि उन्हें ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति मिले। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा एक और भी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा पुस्तक लिखा गया है? गुलामगिरी की रचना किसने की थी? आपसे पूछा जाएगा गुलामगिरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक और संस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सत्य शोधक समाज। आपसे पूछा जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा।
स्वामी दयानंद की बात की जाए तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सूरत और बड़ौदा पर अपना दावा त्यागने पर सहमति जताई थी? बेसिन की संधि के तहत। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। 1802 में हस्ताक्षरित बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, किसके बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय के बीच। और ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, के बीच एक सहायक गठबंधन थी। इस संधि के तहत पेशवा ने कई ब्रिटिश लगाई गई शर्तों पर सहमति व्यक्त की, जिसमें सूरत और बड़ौदा पर दावों का त्याग था, ब्रिटिश सैनिक की तैनाती थी और केवल ब्रिटिश सहमति से विदेशी संबंध संचालित करना भी शामिल था। ठीक है, इस संधि ने मराठा राजनीति में ब्रिटिश सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित कर दिया था। ठीक है, पुरंदर की संधि की बात की जाए तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो ये भी हुई थी सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। कब हुई थी? 1765 में हुई थी ये। एक पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और सालाबाई की संधि जो है ये हुई थी 1782 में। कब हुई थी सालाबाई की संधि? 1782 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के समय सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस रूढ़िवादी बंगाली नेता ने सामाजिक सुधारों का विरोध करते हुए धर्म सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये राधा कांत देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राधा कांत देव के द्वारा। ठीक है, आइए इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। जब दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने एक विनियम के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके सहयोग से किया था? तो राजा राम मोहन के सहयोग से किया था। ठीक है, तब राजा कांत देव ने अपने रूढ़िवादी हिंदू सहयोगियों के साथ मिलकर धर्म सभा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके पिता गोपी मोहन देव ने की थी। धर्म सभा एक पारंपरिक विचारधारा वाला संगठन था, जिसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया, साथ ही उन्होंने लड़कियों में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा उनके पिता को लेकर, क्योंकि मैं फिर से एक बार उस लाइन को दोहरा दे रही हूँ। राधाकांत जो उनके पिता थे, किनके पिता? राधाकांत देव के। ठीक है, राधाकांत देव के पिता कौन थे? तो राधाकांत देव के जो पिता थे, ये जो धर्म सभा है उसका नेतृत्व किए थे राधाकांत देव ने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विश्लेषण क्या कह रहा है? राधाकांत देव ने अपने रूढ़िवादी हिंदू सहयोगियों के साथ मिलकर धर्म सभा संगठन का नेतृत्व किया था, जिसकी स्थापना उनके पिता गोपी मोहन देव ने की थी। ठीक है, धर्म सभा एक पारंपरिक विचारधारा वाला संगठन था, जिसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था, साथ ही उन्होंने लड़कियों में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, हालांकि उनके पिताजी का आप नाम याद मत रखिए, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर राधाकांत देव के ही बारे में देता है, लेकिन इसलिए मैं बता दी ताकि अगर ऑप्शन में मान लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न आजकल बदलते जा रहा है, गोपी मोहन देव दे देगा कि दोनों मिल के किया था या दोनों थे, ए बी ऐसा दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसीलिए मैं गोपी मोहन देव के बारे में बता दिए, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में राधाकांत देव के बारे में ही देता है कि धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? तो कौन सा व्यक्ति मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? आइए इसका ऑप्शन क्या है? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यानी कि थॉमस रो भी आया था और विलियम हॉकिंस भी आया था। विलियम हॉकिंस जो है ये कब आया था? तो ये आया था 1608 में। कब आया था? 1608 में विलियम हॉकिंस आया था और थॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में आया था और दोनों जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, विलियम हॉकिंस की अगर बात की जाए तो विलियम हॉकिंस
जब जहांगीर से मिला था तो उसने तुर्की भाषा में बात किया था। किस भाषा में बात किया था? तुर्की भाषा में, जिससे जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान या अंग्रेज खान की उपाधि दिया था विलियम हॉकिंस को, ठीक है। और इसे 400 रुपये का मनसब भी प्रदान किया था। किसे? विलियम हॉकिंस को। इतना प्रसन्न हुआ था कि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। या फिर जहांगीर ने विलियम इंग्लिश खान की उपाधि किसे दिया था? तो विलियम हॉकिंस को दिया था। कितने का मनसब दिया था? तो 400 का मनसब दिया था, ठीक है। कब भारत आया था? तो 1608 में आया था। किसके दरबार में आया था विलियम हॉकिंस? तो जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो कब आया था? 1615 में आया था, ठीक है। आइए और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थॉमस रो 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, ठीक है। किसके दूत के रूप में? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए जा सके, ठीक है। विलियम हॉकिंस इससे पहले 1608-9, कभी 9 देता कभी 8 देता, लेकिन 8-9 में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए आए थे। हालांकि ज़्यादातर बुक में 1608 ही दिया है, कहीं कहीं ही 1609 मिलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना कॉमन दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो 1608 देगा तो 1609 देगा, ठीक है। आए थे विलियम हेजेज जो है, विलियम हेजेज जहांगीर के दरबार में नहीं आए थे। वे किसके दरबार? वे ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत बाद में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के समय जुड़े थे। औरंगजेब के समय से जुड़े हुए थे विलियम हेजेज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरफराज खान की हत्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो सरफराज खान की हत्या किसने किया था? अलीवर्दी खान ने किया था। किसने किया था? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने 1740 में गिरिया की लड़ाई में सरफराज खान को हराकर और उसे मारकर बंगाल का नवाब बन गया था। कौन? अलीवर्दी खान। सरफराज खान मुर्शिद कुली खान का पौत्र था। मुर्शिद कुली खान का पौत्र था, जिसने बंगाल की स्थापना या स्वतंत्र शासक था। पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो मुर्शिद कुली खान ही था बंगाल का। और अलीवर्दी खान दूसरा सत्ता हथियाने से पहले वह बंगाल का नवाब था, ठीक है। बंगाल का कौन था? अलीवर्दी खान कौन था? अलीवर्दी खान उस समय बंगाल का नवाब था। तो अलीवर्दी खान जब सत्ता को हथियाया, उससे पहले बंगाल का नवाब कौन था? उससे पहले सरफराज खान ही बंगाल का नवाब था। लेकिन सरफराज खान से पहले कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। और मुर्शिद कुली खान का ही पोता था कौन? सरफराज खान, जिसको गिरिया के युद्ध में हरा कर उसे मार डाला अलीवर्दी खान ने। कब गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। कब हुआ था? 1740 में, ठीक है। शुजाउद्दौला की बात की जाए तो शुजाउद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का। कौन सा? पलासी का। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके साथ? सॉरी, शुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला के साथ। सॉरी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी? सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में इससे संबंधित मैं डिटेल से आप लोग को बता चुकी थी कि गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में कब कन्वर्ट किया गया था। तो कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, क्योंकि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीन कर ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था, ठीक है। और उसके बाद ही भारत का गवर्नर जनरल का पद वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। सॉरी, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह भारत के चौथे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दोषी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वे दौरे पर थे। उनके कार्यकाल में ही ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। देखिए, जनगणना वाला बात तो आज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही
हुआ था, ये मैं कल या परसों वाला वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग कल परसों वाला वीडियो देखे होंगे तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे, या फिर अभी वाला वीडियो में जो डिस्कशन कर रही थी उसको भी अगर बढ़िया से ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आंसर देने में सक्षम होंगे। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया। उपयुक्त गद्यांश किस वायसराय का वर्णन करता है, बताइए किसका वर्णन कर रहा है। तो लॉर्ड मेयो का वर्णन कर रहा है। किसका वर्णन कर रहा है? लॉर्ड मेयो, क्योंकि इसी की हत्या 1872 में अंडमान निकोबार में कार्यकाल के दौरान ही कर दिया गया था, जब ये अंडमान निकोबार के दौरे पे थे, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना भारत में हुआ था। अभी जस्ट मैं बोली थी कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जनगणना कब हुआ था पहली बार, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुआ था, और वहीं से 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ हुआ था। लेकिन पहली बार अगर पूछ लिए तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा, ठीक है। और कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के बारे में बाकी जानकारी अभी मैं जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, ठीक है। रिपन के बारे में बता चुकी हूँ। लॉर्ड मिंटो की अगर बात की जाए, लॉर्ड मिंटो अगर द्वितीय की बात की जाए तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब था। तो 1905 से 1910 तक। जब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल समाप्त हुआ तो लॉर्ड मिंटो भारत में आया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड मिंटो 2 गो है, लेकिन लॉर्ड मिंटो से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए मैं उसका डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसी के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 चीज़ इसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा एक क्या है? तो तीसरा में है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। किसके शासनकाल में? यही लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत प्रथम बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। संबंधित गवर्नर जनरल और जिनके कार्यकाल में लड़े गए थे, क्या क्या लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1846 में, 45 से 46 के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो कितने युग्म सही सुमेलित है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच में हुआ था। लेकिन किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है, सही आंसर है, ठीक है। अगर बात की जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1803 से 5 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था 1790 से 92 के बीच। कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच। जो किसका शासनकाल था? तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 3 गलत है, यानी कि कितने युग्म सही सुमेलित है? तो 2 युग्म सुमेलित है, ठीक है। अगर बात की जाए कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1872 से 1885 तक था। कब से कब तक? 1872 से 1885 तक था। और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने 1872 में पटना में बिहार हेराल्ड की शुरुआत की थी? तो बिहार हेराल्ड की शुरुआत पटना में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार से प्रकाशित होने वाला एक प्रारंभिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। बिहार हेराल्ड जो है बंगाल का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। था, जिसकी स्थापना 1872 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। इस पत्र ने 1917 में महात्मा गांधी की चंपारण जांच जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह अखबार गांधी जी की चंपारण यात्रा पर उन पर लगाए गए आरोपों और विभिन्न प्रेस संस्थानों द्वारा उनके समर्थन में प्रस्तुत की गई दलीलों की रिपोर्टिंग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। कौन सा? बिहार हेराल्ड। और अंग्रेजी भाषा का यह प्रथम समाचार पत्र था बिहार का, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? तो किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? ये हुआ था सुगौली की संधि के तहत, ठीक है। सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। कब हुआ था? 1816 में। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप नेपाल को अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा और ब्रिटिशों के साथ उसके रणनीतिक संबंधों में बड़ा बदलाव आया। नेपाल ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करने पर भी सहमति जताई और काली नदी जो है, काली नदी को सीमा रेखा माना गया नेपाल और भारत के बीच में। यही सुगौली के संधि के तहत तय हुआ था, जिसका अभी तक विवाद चलता ही रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की तीखी आलोचना के लिए कौन सा भारतीय समाचार पत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है? 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है। तो कौन सा समाचार पत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है द हिंदू पेट्रियाट। कौन सा? द हिंदू पेट्रियाट, ठीक है। द हिंदू पेट्रियाट कोलकाता से प्रकाशित होने वाला प्रारंभिक भारतीय समाचार पत्रों में से एक था। की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हो गई थी। हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। प्रारंभ में इसका संपादन कौन करता था? तो प्रारंभ में इसका संपादन जो है गिरीश चंद्र घोष करता था। कौन करता था? गिरीश चंद्र घोष करता था। और 1855 में यह हरीशचंद्र मुखर्जी के संपादन में आ गया। इसलिए कभी कभी हिंदू पेट्रियाट में दिखाता है गिरीश चंद्र घोष और कभी कभी हरीशचंद्र मुखर्जी, इसलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में इसका संपादन कौन करता था? गिरीश चंद्र घोष करते थे। और 1855 से इसका संपादन हरीशचंद्र मुखर्जी करना शुरू कर दिए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान यह अखबार ब्रिटिश शासन के निर्भीक आलोचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की बात की जाए तो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो इस पत्रिका की शुरुआत किया था मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। किसने किया था? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।